हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर नंबर 2, चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स। चलिए सबसे पहले हम इसके सारे टॉपिक्स देख लेते हैं और उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो ये सारे हैं इस चैप्टर के टॉपिक्स। सबसे पहला टॉपिक है कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे सबसे पहले स्पाइनल कर्वेचर रिलेटेड डिफॉर्मिटीज़। क्या होता है ये, इसके बारे में हम डिटेल में अच्छे से जानेंगे। सेकंड, इसमें हम पढ़ेंगे नॉक नीज, देन बो लेग्स, और फिर इसके बाद आएगा फ्लैट फुट। इनकी कंडीशंस क्या है, कॉजेस क्या है, इनको हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे और इसी में राउंड शोल्डर को भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद सेकंड टॉपिक आता है स्पेशल कंसीडरेशन, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे दो टॉपिक्स, मेनार्क फर्स्ट एंड सेकंड टॉपिक है इसका मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन। इसके बाद आता है टॉपिक थर्ड, जो है फीमेल एथलीट ट्रायड, और जिसके अंदर हम तीन टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। पहला है एमिनोरिया, उसके बाद दूसरा ऑस्टियोपोरोसिस एंड थर्ड वन इज ईटिंग डिसऑर्डर। अब ये क्या होते हैं, इनके अंदर कंडीशन क्या है, इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है स्पाइनल कर्वेचर रिलेटेड डिफॉर्मिटीज़। देखिए पहले इसको समझ लीजिए। इसमें तीन तरह की कंडीशंस आती हैं, काइफोसिस, लॉर्डोसिस एंड स्कोलियोसिस। ये तीनों ही आपके बैकबोन से रिलेटेड होते हैं, स्पाइनल कर्वेचर से रिलेटेड होते हैं। आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये जो बैकबोन है एक प्रॉपर शेप में नहीं है, ये अपना शेप चेंज कर देती हैं। वो क्यों करती हैं, इनके कॉजेज़ क्या हैं, इसके प्रिकॉशंस या रेमेडीज़। रेमेडीज़ का मतलब है इनके मैनेजमेंट्स, तो इनको भी हम देख लेते हैं। तो ये है काइफोसिस। व्हेन द थोरेसिक कर्व गेट्स इंक्रीज इट नोन एज काइफोसिस। देखिए ये थोरेसिक कर्व क्या है, ठीक है, बैकबोन में एक थोरेसिक कर्व जब इंक्रीज हो जाता है उसे हम काइफोसिस बोलते हैं। पर ये होता क्या है, मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। अब आपको आपकी स्क्रीन पे एक पिक्चर दिख रही होगी जिसमें एक नॉर्मल शेप है, और आपके राइट हैंड साइड पर आप देखोगे एक ऑकवर्ड शेप ऑफ बैक है, ठीक है। तो ये जो एक कर्व है जो उभरा हुआ है, इसी को हम थोरेसिक कर्व कहते हैं। जब ये आपका अपर पार्ट ऑफ बैकबोन बाहर की तरफ आ जाता है उसे हम काइफोसिस कंडीशन बोलते हैं। तो ये काइफोसिस है। अब ये होता क्यों है, इसके कॉजेज देख लेते हैं। तो इसके कॉजेज कुछ इस तरह से हैं। पहला है बैड पोस्चर ऑफ सिटिंग। अगर आप लंबे समय तक झुक के बैठते हैं तो ये इसका एक रीज़न बन सकता है। इसके बाद कैरिंग हैवी वेट ऑन शोल्डर्स। लंबे समय तक आपने देखा होगा, अगर छोटे बच्चे हैवी वेट कैरी करते हैं, जैसे उनके बैग में बहुत ज़्यादा वेट होता है, तो इस टाइप की चीज़ें कैरी नहीं करनी चाहिए लंबे समय तक। और थर्ड वन इज़ लैक ऑफ बैलेंस डाइट। मतलब अगर आपकी बोन्स वीक होंगी और अगर आप बैलेंस डाइट नहीं ले रहे हो तो काइफोसिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये हैं इसके कुछ कॉजेस। अब आते हैं इसके रेमेडीज। रेमेडीज इट मीन्स वी कैन से द मैनेजमेंट, सही करने के तरीके। तो इसमें पहला है बैक बेंडिंग, दूसरा है भुजंगासन, चक्रासन, मतलब आप आसन को भी लिख सकते हैं। या फिर एक लास्ट इसमें आप देख सकते हैं कैरी पिलो अंडर द बैक वाइल स्लीपिंग। जब भी आप सोते हैं तो एक पिलो बैक के नीचे लगा लेना चाहिए। ये आपके काइफोसिस को ठीक करने में हेल्प करता है। और जितनी भी बैक बेंडिंग वाली एक्सरसाइजेस होती हैं वो भी काइफोसिस को क्योर करने में बेनिफिशियल होती हैं। ये है स्पाइन से रिलेटेड सेकंड डिफॉर्मिटी, जिसमें आप देख सकते हैं व्हेन द लंबर रीजन गेट्स डिप्रेस्ड टुवर्ड्स द स्टमक, दिस कंडीशन इज नोन एज लॉर्डोसिस। मतलब आपके बैक बोन का जो लंबर रीजन होता है, लोअर पार्ट ऑफ बैक बोन होता है, वो जब स्टमक की तरफ डिप्रेस्ड हो जाता है, पुश हो जाता है, उसको हम लॉर्डोसिस बोलते हैं। तो इसके लिए मैं आपको कुछ पिक्चर्स शो करता हूँ, इससे आप और ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। तो अब आते हैं इसके कॉजेज़ कि ये होता क्यों है। तो इसका एक मेन रीज़न होता है ओबेसिटी, इसके अलावा वीकनेस ऑफ बोन्स या रिकेट्स। तो रिकेट्स क्या है, रिकेट्स एक विटामिन डी या कैल्शियम की कमी से होने वाला एक रोग है, जिसमें हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं और वो ऑकवर्ड शेप ले लेती हैं। तो इसमें ये सारे कॉजेज़ हैं जिनकी वजह से लॉर्डोसिस होने के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं और अब बात कर लेते हैं इसके रेमेडीज़ की। रेमेडीज़ जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, सही करने के तरीके। तो काइफोसिस में हमने जो रेमेडीज़ अप्लाई किए थे वो बैक बेंडिंग, मतलब जितने भी
पीछे की तरफ बेंडिंग्स थी वो सब परफॉर्म किए थे। बट लॉर्डोसिस में हम जो परफॉर्म करते हैं इसको सही करने के लिए वो करते हैं फॉरवर्ड बेंडिंग्स। इसके अलावा क्रंचेस भी किए जाते हैं। क्रंचेस को हम सेटअप्स भी बोलते हैं, जो एक पेट की एक्सरसाइज होती है। इसके अलावा नौकासन, बहुत सारे आसन हो सकते हैं। नौकासन है, पश्चिमोत्तासन है, ठीक है। तो वो सारे आसन्स जो आगे की तरफ बॉडी को बेंड कर रहे हों, या वो सारी एक्टिविटीज़ जो बॉडी को आगे की तरफ बेंड कर रही हो, वो सभी लॉर्डोसिस को क्योर करने में हेल्पफुल होती हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप यही लिखें। आपको लगता है कि फॉरवर्ड बेंडिंग में कोई और एक्टिविटीज़ भी आ सकती हैं, तो आप उन्हें भी लिख सकते हैं। तो अब आता है बैक से रिलेटेड थर्ड डिफॉर्मिटी की बात। तो यहाँ लिखा हुआ द कंडीशन इन विच स्पाइन गेट शिफ्ट इन देयर राइट और लेफ्ट साइड और मेक अ सी और एस शेप। मतलब जब बैकबोन अपने लेफ्ट या राइट में शिफ्ट हो जाए, या फिर वो एक एस या शी शेप क्रिएट कर ले, इसी को हम स्कॉलियोसिस बोलते हैं। समझने के लिए आप इस पिक्चर को देख सकते हैं जो आपकी स्क्रीन पर दी हुई है। तो आप इसमें देख सकते हैं जो स्पाइन है वो स्ट्रेट नहीं है। पीछे से देखने पर स्पाइन स्ट्रेट दिखता है, बट यहाँ आप देख सकते हैं उसने अपना शेप चेंज कर दिया है। वो लेफ्ट की तरफ या राइट की तरफ शिफ्ट हो जाती है और एस या शी शेप क्रिएट कर ली थी, जैसा कि पिक्चर में दिख रहा है। तो अब आते हैं इसके कॉजेज़। तो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर वन साइडेड कैरिंग हैवी वेट। तो ये कॉज हो जाता है, बहुत बार हम एक साइड हैवी वेट कैरी करते हैं। जैसे आजकल ट्रेंड चल रहा है, बैक को भी हम वन साइड ही होल्ड करते हैं और हैवी वेटेड होता है, तो वो एक कॉज बन सकता है। बैड पॉस्चर ऑफ सिटिंग, थकने के बाद हम गलत सलत पॉस्चर्स को अप्लाई करने लगते हैं, तो वो भी इसका एक कॉज हो सकता है। और इन द लास्ट, लैक ऑफ बैलेंस डाइट। मतलब अगर आपकी डाइट में प्रॉपर कैल्शियम मिनरल्स नहीं है, तो आपकी हड्डियाँ कमज़ोर होंगी और ऑकवर्ड शेप लेने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके रेमेडीज़, मतलब इसको सही कैसे करेंगे। तो इसके लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है पुलअप्स। मतलब हम कह सकते हैं कि आपका जो एक हॉरिजॉन्टल बार होता है उस पर लटकना, स्विंग करना या पुलअप्स करना। इसके बाद अपोजिट साइड बेंडिंग, मतलब जिस साइड में प्रॉब्लम है उसके अपोजिट साइड हमें बेंडिंग करनी चाहिए। और अगर हम आसन करना चाहते हैं तो बहुत सारे आसन भी हो सकते हैं इसके लिए। फॉर एग्जांपल ताड़ासन। इस टाइप की एक्टिविटीज़ करने से हम स्कॉलियोसिस को ठीक कर सकते हैं। अगले टॉपिक की ओर बढ़ने से पहले आप इन तीनों को एक साथ देख लीजिए। काइफोसिस, जिसमें बैक का अपर पार्ट बाहर की तरफ आ जाता है। लॉर्डोसिस, जिसमें लोअर पार्ट तो स्टमक की तरफ चला जाता है। और स्कॉलियोसिस, जिसमें बैकबोन साइडवर्ड शिफ्ट हो जाता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द नॉक नीज। तो नॉक नीज का कंडीशन क्या है, यहाँ लिखा हुआ है द कंडीशन इन विच बोथ नीज टच टू ईच अदर। हम ऐसे भी कह सकते हैं इसे, देयर इज नो गैप बिटवीन द नीज। जब नीज के बीच में गैप नहीं होता, जब भी आप स्टैंड करते हैं, खड़े होते हैं और आपके नीज जॉइंट हो जाते हैं, उसी को हम नॉक नी कंडीशन कहते हैं। चलिए देख लेते हैं एक पिक्चर की मदद से। कुछ इस तरह का होता है नॉक नीज। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके कॉजेज़ की। तो ये है इसके कॉजेज़। पहला कॉज है रिकेट्स। रिकेट्स यहाँ पर बोन्स एक ऑकवर्ड शेप ले लेती हैं। दूसरा कारण है वीक मसल्स एंड बोन्स। एंड थर्ड वन इज़ लैक ऑफ बैलेंस डाइट। तो ये कुछ इसके कॉजेज़ हैं जिनकी वजह से नॉक नीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अब इसके रेमेडीज़ क्या हैं, इसके करेक्टिव मेज़र क्या हैं। कभी कभी रेमेडीज़ ना आकर करेक्टिव मेज़र पूछे जाते हैं, तो वो भी सेम ही है। आप देख सकते हैं हॉर्स राइडिंग, कैरिंग पिलो बिटवीन द नीज, पद्मासन, बटरफ्लाई जैसी एक्सरसाइजेस करने से हम रिकेट्स को या जो हमारा नॉक नीज है इसको हम ठीक कर सकते हैं। और आप बात कर लेते हैं बो लेग्स की। देखिए, डिफ़ॉर्मिटीज़ बहुत बार पूछी जाती हैं एग्ज़ाम में, तो आप इनको बहुत अच्छे से पढ़ें ताकि कभी भी पूछे जाने पर आपको कोई दिक्कत ना आए। तो बो लेग्स होता है अ वाइड गैप बिटवीन नीज़, या हम कह सकते हैं अपोजिट ऑफ नॉक नीज़। जैसे नॉक नीज़ में दोनों नीज़ के बीच में गैप नहीं होता, वो टच हो जाते हैं। ऐसे ही इसका जस्ट अपोजिट बो लेग्स में एक वाइड गैप होता है दोनों नीज़ के बीच में। उसी को हम बो लेग कहते हैं। इस पिक्चर को देखकर आप और अच्छे से समझ जाएंगे। और अब आते हैं इसके कॉजेज़। और इसके कॉजेज़ बिल्कुल सिमिलर टाइप के ही हैं, जिसमें वीकनेस इन बोन्स, रिकेट्स या लैक ऑफ बैलेंस डाइट। जब बैलेंस डाइट नहीं होती प्रॉपर, तो हमारी बोन्स ऑटोमेटिकली वीक हो जाती हैं, रिकेट्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो इसी टाइप की प्रॉब्लम्स की वजह से बोलेग्स हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं और इसके रेमेडीज़ देख लेते हैं कि अगर किसी को ये हो गया तो सही कैसे करेंगे।
इसके लिए हम कुछ आसन परफॉर्म कर सकते हैं जैसे गौमुखासन, अर्ध मत्स्येंद्रासन, या फिर हम एक और एक्सरसाइज परफॉर्म कर सकते हैं जिसमें रैप द नीज बाय इलास्टिक बैंड। ठीक है, इलास्टिक बैंड्स आते हैं जिससे हम दोनों नीज को रैप कर लेते हैं, वो हेल्प करता है आपके बो लेग्स को सही करने में। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं फ्लैट फुट। तो फ्लैट फुट क्या होता है? द कंडीशन इन विच डोंट हैव कर्व अंडर द फुट। मतलब जब आपके पैर के नीचे, फुट के नीचे कर्व नहीं होता, वो फ्लैट होते हैं, उसी को हम फ्लैट फुट बोलते हैं। ठीक है, इसको जानने के लिए ना पानी में डिप करना होता है और किसी फर्श पे इसको प्रिंट करना होता है, उससे आप इजीली पता कर सकते हो किसी के पैर में फ्लैट फुट है या नहीं है। तो अब बात कर लेते हैं इसकी कॉजेज़ की। देखिए, मोस्ट ऑफ कॉजेज़ सेम है क्योंकि ये सभी कॉजेज़ बोन से रिलेटेड होते हैं। तो जहाँ वीकनेस ऑफ मसल एंड बोन्स होता है, वो सबका कॉज बन सकता है, तो आप इसे कॉमनली लिख सकते हैं। इसके अलावा इसमें एक मेन कॉज और होता है ओबेसिटी, क्योंकि मोटापे की वजह से हमारे फीट्स हमारा वेट कैरी नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो फ्लैट होने लगते हैं। और अब आते हैं इसके करेक्टिव मेजर। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर स्किपिंग है, जंपिंग ऑन टोज है, साइकिलिंग है, वज्रासन है। तो ये जितनी भी जंप करने वाली एक्टिविटीज़ हैं, उन सब से हमारे जो फ्लैट फीट हैं वो ठीक होते हैं। ठीक है, तो वज्रासन आसन भी बहुत अच्छा है इसको सही करने के लिए। चलिए आगे चलते हैं हम। तो ये है हमारे फर्स्ट टॉपिक का लास्ट सब टॉपिक, जैसे हम बोलते हैं राउंड शोल्डर। और राउंड शोल्डर क्या है? व्हेन द शोल्डर गेट्स डाउन फॉरवर्ड। खड़े होते टाइम जब हमारे शोल्डर्स आगे की तरफ बेंड होते हैं, जैसा कि पिक्चर में दिख रहा है आपको, इसी कंडीशन को हम राउंड शोल्डर बोलते हैं। ये काफ़ी वीकनेस की वजह से, शाइनेस की वजह से हो सकता है। तो इसके कॉजेज़ देख लेते हैं हम। तो कॉजेज़ कुछ इस तरह से हैं: बैड posture ऑफ सिटिंग, carrying heavy weight on shoulders, lack of balanced diet, similar to kyphosis। देखिए, कायफोसिस का कंडीशन और राउंड शोल्डर का कंडीशन कुछ कुछ सिमिलर होता है, तो इसके कॉजेज़ और रेमेडीज़ भी सेम ही होंगी। अगर आप दोनों के सेम लिखते हैं तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। जैसा कि अभी बताया, इसके रेमेडीज़ भी बिल्कुल सेम है काइफोसिस के जैसे, जिसमें बैक बेंडिंग है, चक्रासन है, अर्ध चक्रासन आ सकता है, या फिर पीछे बैक बेंड करने वाली जितनी भी एक्सरसाइजेज होती हैं वो सभी। अब हम चलते हैं अपने सेकंड टॉपिक की तरफ, जो है स्पेशल कंसिडरेशन, जिसमें आता है मेनार्क एंड मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन। तो ये दोनों ही वुमेन एथलीट से रिलेट करते हैं, तो देख लेते हैं इनको वन बाय वन। तो देख लेते हैं मेनार्क क्या होता है। फर्स्ट मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग इन यंग गर्ल्स इज नोन एज मेनार्क। देखिए, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टार्ट जो होता है उसको हम मेनार्क बोलते हैं। नॉर्मली ये 11 to 13 एज में स्टार्ट हो जाता है। इसी फर्स्ट मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग को हम मेनार्क के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन इसी टाइप से आएगा, व्हाट इज मेनार्क, तो आपको बताना पड़ेगा फर्स्ट मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग इज नोन एज मेनार्क। ओके, नेक्स्ट इज मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन। अब ये क्या होता है? तो एबनॉर्मल ब्लीडिंग और इरेगुलरिटी इन मेंस्ट्रुअल साइकिल इज नोन एज मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन। देखिए, मेनार्क तो स्टार्ट हो गया, उसके बाद जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसमें अगर एबनॉर्मल ब्लीडिंग आ रहा है बहुत ज़्यादा या बहुत ही ज़्यादा कम, तो वो मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन हो सकता है। या फिर इरेगुलरिटी, जहाँ पर प्रॉपर टाइम से मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आ रहा, इसमें अगर गैप्स आ रहे हैं, तो उसको भी हम मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन की कैटेगरी में रखते हैं। चलिए, तो अपना थर्ड टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, फीमेल एथलीट ट्रेड। ये हमारी वीडियो का लास्ट टॉपिक भी होगा। इसमें हम पढ़ेंगे एमेनोरिया, ऑस्टियोपोरोसिस और ईटिंग डिसऑर्डर के बारे में। चलिए, तो एमिनोरिया को डिस्कस कर लेते हैं। और आप देख सकते हैं एमिनोरिया को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट इज़ प्राइमरी एंड सेकंड इज़ सेकेंडरी एमिनोरिया। तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, दोनों के लिए ही डिफाइन दिया हुआ है। प्राइमरी एमिनोरिया होता है व्हेन द मेनार्क गेट डिलेड इज़ नोन एज प्राइमरी एमिनोरिया। मतलब जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टार्ट है वही नहीं आता, वही स्टार्ट नहीं होता, तो उसे हम प्राइमरी एमिनोरिया कहते हैं। ये एक डिसऑर्डर होता है। और सेकेंडरी एमिनोरिया व्हेन गैप्स टेक प्लेस फॉर 2 or 3 months इन मेंस्ट्रुअल साइकिल। मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल तो आ रहा है पर उसके अंदर गैप्स आ रहे हैं, कभी 2 months के बाद आ रहा है, कभी 3 months के बाद आ रहा है। रेगुलरली मेंस्ट्रुअल साइकिल जब नहीं आता तो उसे हम बोलते हैं सेकेंडरी एमिनोरिया। और प्राइमरी में क्या था कि हमारा जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो स्टार्ट होता ही नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशंस हैं प्राइमरी और सेकेंडरी एमिनोरिया की। एमिनोरिया के कॉजेज़ देख लेते हैं। तो इसके ये 3 कॉज होते हैं: इंटेंसिव एक्सरसाइज, हार्मोनल चेंजेस एंड ईटिंग डिसऑर्डर। तो जो फीमेल एथलीट
इंटेंसिव एक्सरसाइजेस को परफॉर्म करती हैं, हैवी एक्सरसाइज परफॉर्म करती हैं, उनको एमेनोरिया होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सेकेंडली हार्मोनल चेंजेस, जहाँ पर आप सभी जानते हैं एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन ये हार्मोन्स होते हैं। फीमेल्स में एस्ट्रोजन होता है, बट एक्सेसिव अमाउंट में एक्सरसाइज करने से उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ता है और उनमें एमेनोरिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इसी तरह से ईटिंग डिसऑर्डर, जब कोई फीमेल प्रॉपर ईट नहीं करती हैं, जिनके साथ ईटिंग डिसऑर्डर रहते हैं, ईट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहती हैं, उनको भी एमेनोरिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब डिस्कस करते हैं ऑस्टियोपोरोसिस को। और ऑस्टियोपोरोसिस ये एमसीक्यू में भी बहुत पूछा जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस होता है जहाँ पर बोन डेंसिटी वीक हो जाती है, उसी को हम ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। इसके कुछ कॉजेज़ हैं जो आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं। फर्स्ट, लो कैल्शियम इन डाइट एंड सेकंड इज ईटिंग डिसऑर्डर। ये है हमारी वीडियो का लास्ट पार्ट, ईटिंग डिसऑर्डर, जिसमें दो पार्ट में डिवाइड किए जाते हैं, एनोरेक्सिया और बुलिमिया। देखिए एनोरेक्सिया क्या होता है, व्हेन फीमेल एथलीट स्किप द फूड इन द फियर ऑफ गेट ओबेस। मतलब फीमेल एथलीट्स खाना खाना छोड़ देती हैं या बहुत कम खाना खाती हैं और उनके दिमाग में एक साइकोलॉजिकल फियर होता है कि वो मोटे हो जाएंगे और उनका जो परफॉर्मेंस है वो वीक हो जाएगा, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा थिन हो जाते हैं। ये होता है एनोरेक्सिया। इसके बाद आता है बुलिमिया, और इसमें होता क्या है, फीमेल एथलीट ईट मच फूड एंड देन वॉमिटेड इन द फियर ऑफ गेट ओबेस। इसमें भी सेम फियर है, साइकोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें मोटे होने का एक फियर रहता है दिमाग में, और फीमेल एथलीट पहले तो बहुत ज़्यादा खा लेती हैं और उसके बाद उसे वॉमिट कर देती हैं। तो ये दोनों ही साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं। तो यहाँ ख़त्म होता है हमारा ये चैप्टर, और अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें।